ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उत्तराखंड के चुनाव में उन्होंने क्या उम्मीदें संजो रखी हैं और क्या उन्हें लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी मंजूर की जाएगी। आपका स्वागत है एक बार फिर से। थोड़ी सी बात हम उत्तराखंड की भी करना चाहेंगे। वहाँ चुनाव की घोषणा हो गई है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ठीक ठाक स्थिति में है, इस बार निकाल सकती है चुनाव। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो अंदर की लड़ाई है, बहुत सारे गुट आपस में लड़ रहे हैं और अगर टिकटों के बंटवारे में अगर चूक हुई तो ये मौका हाथ से जा सकता है। देखिए, जहाँ व्यक्तित्व होते हैं तो वहाँ व्यक्तित्वों में कभी थोड़ा बहुत टकराव भी दिखाई देता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन अनंतो गत्वा शीर्ष पर हम सब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के नीचे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के नीचे है। रावत साहब ये बताएं कि वक्त ऐसा जिस तरह से आपके तमाम नेता अपने अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो भी एक बड़ी वजह बनेगी आपके खिलाफ लोगों के जाने की। आप पर भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट कर चुका हूँ बात को। जो है, मैंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कहा है, जबकि मेरा पुत्र जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस का और उसको पूरा हक है अपने लिए बात करने का। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा है कि नहीं, हम छोटी विधानसभा है और छोटी विधानसभा के अंदर हम कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देंगे। मतलब आपका कोई रिश्तेदार इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा? नहीं, मैंने कहा ना कि मेरे एक रिश्तेदार तो ऑलरेडी एमएलए हैं और यदि आप देखेंगे तो हम छोटी सोसाइटी हैं उत्तराखंड में, तो बहुत सारे लोग हमारे रिश्तेदार होंगे। मतलब आपके बेटे बेटी नहीं लड़ेंगे? हाँ, इतना तो तय है। मैंने वो बात की है और मैं समझता हूँ हमारे दूसरे लोग भी, जो लोग हम में से एक कोई पद पर है, वो ये कोशिश नहीं करेगा कि उसका परिवार का दूसरा सदस्य आए, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए संभावनाएं व्यापक बनी रहे। क्या आपकी पार्टी इस चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने जा रही है? नहीं, हम लोकतांत्रिक दल हैं। जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद झगड़े का डर है? नहीं, डर उससे नहीं है। चुनाव के बाद जो है विधानमंडल दल बैठेगा और तब पार्टी के नेता का चयन होगा। 2002 में आपकी दावेदारी थी, उस समय आपको मौका नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि अगर आपकी पार्टी जीतेगी तो इस बार आपके दावे का ख्याल किया जाएगा? हम लोगों की स्थिति में जो भी व्यक्ति आता है जिसका नाम मुख्यमंत्री मंत्री के लिए विचार में आता है, उनको एक बात मान करके चलना पड़ता है कि हम जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक पार्टी के कारण पहुँचे हैं। तो आपको अपने आगे के भाग्य का फैसला नेता और नियति दोनों पे छोड़ देना चाहिए। 10 जनपद पे छोड़ देना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। मैंने कहा हमको अपना काम करते रहना चाहिए, बाकी नेता का जो फैसला है और नियति जो तय करे उसको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। देखिए, आपका हाथ ही मैंने मार दिया। अब ये मत कहिए कि अन्ना के इशारे पे मारा है। मुझे लेकिन इस बात का अफसोस है कि आपके कठिन सवालों का जवाब देने में मैं अपना घोड़ा गंवा बैठा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपका वजीर भी निशाने पर आ सकता है। वजीर बहुत सेफ जगह पर है, बल्कि आपके घोड़े को भी निपटा सकता है वो। लेकिन उसके बाद खुद भी निपट जाएगा। कोई बात नहीं। तो आप वजीर गंवाना नहीं चाहेंगे, इसीलिए मैंने कहा जी कि तो मैं वापस भी खींच सकता हूँ। हाँ, आप वापस खींच सकते हैं, लेकिन यही तो मुश्किल है। कांग्रेस जो है सोच समझ के चाल नहीं चलती है और जब पीछे हटना होता है तो उसका अहंकार आड़े आ जाता है। नहीं, और इस वजह से दिक्कत आती है कांग्रेस को बार बार। देखिए, हम कभी भी जो है किसी यदि कहीं एकाध कदम मात भी होती है तो हम उसको लोकतंत्र का पुरस्कार मान करके चलते हैं। तो ये लोकतंत्र के पुरस्कार के रूप में मैंने ग्रहण किया है कि हमारा हाथी पीट गया। और लेकिन ये राजनीतिक संस्कृति को थोड़ा सा नए सिरे से समझना पड़ेगा कांग्रेस को। आपको ऐसा नहीं लगता कि रामदेव प्रकरण, अन्ना प्रकरण, लगातार आप एक चाल चलते रहे, पिट गए, फिर आपने दोबारा नए ढंग से विचार किया? मतलब जो एक कहावत है कि प्याज भी खाए और जूते भी खाए, उस तरह की स्थिति कांग्रेस के साथ लगातार। ये एक अतिशयोक्ति वाली बात है। हमारी कोशिश थी, देखिए, दोनों लोगों ने एक अनऑर्थोडॉक्स कॉर्नर से, एक अप्रत्याशित क्षेत्र से चुनौतियां आ रही थी। एक व्यक्ति समाज सुधारक का बाना पहने हुए है, दूसरा संत का बाना पहने हुए है। मैं स्वयं जानता था कि रामदेव जी का आरएसएस के साथ झुकाव है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनको जब
वामपंथी दलों ने उनको प्रहार में लिया एक बार, तो मैंने कहा कि वो उत्तराखंड के रोमिंग एम्बेसडर हैं, ये जानते हुए कि उनका आरएसएस के साथ झुकाव है। अब पछतावा है आपको नहीं, उसका? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि हम उनके बाने का सम्मान करते हैं, तो हमारे सम्मान को कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए। और उसी तरीके से हमने अन्ना हजारे जी को आप यही कह रहे हैं ना कि मोहरों की पहचान करने में आप भूल कर जाते हैं बार बार। ये मोहरों की नहीं है, यदि मोहरे जो है दूसरे बाने में आते हैं, यदि साफ चुनौती देते हुए आए तो राजनीति का खेल है, मुखौटे कभी आप भी लगाते हैं, कभी दूसरे लगाते हैं, और हार के रूप में हो सकते हैं। लेकिन आप संत के और समाज सुधारक के बाने में आएंगे तो कांग्रेस हमेशा जो है अपने को डिफेंसिव में पाएगी, क्योंकि हम समाज सुधारकों का और संतों का और पत्रकारों का, तीनों का बड़ा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब, आपने इस कार्यक्रम में के लिए समय निकाला, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, जिनसे हम बात कर रहे थे लोकपाल बिल के बारे में और अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजे संकट चुनौतियों के बारे में। हम जल्द ही आपसे एक और मेहमान के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।